हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। देखिए, आज का टॉपिक रहने वाला है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। देखिए, एक कंडीशन इन विच द force of blood against wall of the blood vessels more than 140 by 90 mm of Hg। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करें मैंने क्या लिखा है। देखिए, एक कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, अगेंस्ट वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स मोर देन 140 बाई 90 mm ऑफ Hg। देखिए, सिंपल सी भाषा में बात करें हम, हाइपरटेंशन होती क्या है। जब ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट ब्लड के द्वारा 140 बाई 90 mm Hg से ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है या लगता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। 140 बाई 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अगर फोर्स ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट लगाया जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करें, देखिए ये ब्लड वेसल्स होती है और इसके इंटरनली अंदर की तरफ से ब्लड का प्रवाह हो रहा है इसमें। ठीक है, ब्लड के द्वारा इनकी जो दीवार होती है, इन पर क्या है, एक फोर्स जनरेट होता है और वह फोर्स 140 बाई mm ऑफ Hg से, यानी वो प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर कितना होता है, 140 बाई mm ऑफ Hg। इससे अगर ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके कुछ नॉर्मल बेसिक देखेंगे। देखिए, हम बात करें हम नॉर्मल बीपी की बात करें हम, तो देखिए नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दो प्रकार से होती है। देखिए, एक तो होती है सिस्टोलिक बीपी, ठीक है, जो कितनी होती है, 120 mm ऑफ Hg। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है, इसकी होती है डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक। देखिए, डायस्टोलिक जो बीपी है वो कितनी होती है, 80 mm Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg। ठीक है, ये डायस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक बीपी। अब देखिए, सिस्टोलिक बीपी हमें कब प्राप्त होती है। देखिए, सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो ये कब प्राप्त होती है, जब हार्ट कॉन्टैक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर क्या है, जो फोर्स जनरेट होता है, तो उस टाइम सिस्टोलिक बीपी आती है। क्लियर है। डायस्टोलिक की बात करें हम, डायस्टोलिक जब हार्ट डायस्टोल होता है, मतलब हार्ट क्या है, डायस्टोलिक कंडीशन में आता है। ठीक है, डायलेट होता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड जो रिटर्न होकर आता है ब्लड हार्ट की तरफ, तब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो दीवार होती है, उनकी जो वाल्स होती है, उन पर क्या एक फोर्स जनरेट किया जाता है ब्लड के द्वारा। तो उस कंडीशन को हम, जो उस कंडीशन या उस स्थिति में क्या है, जो बीपी प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम डायस्टोलिक बीपी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए, जो हाइपरटेंशन होती है उसकी कुछ रीडिंग्स के आधार पर, कुछ अलग अलग जो रीडिंग्स आती हैं, तो उसके आधार पर हम उनको ग्रेड देते हैं। जैसे ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन, ग्रेड सेकंड हाइपरटेंशन, ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन, इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें बीपी मेजरमेंट की। देखिए, बीपी जो होती है उसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं, तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है, देखिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं स्फैग्मोमेनोमीटर। मैं देख देता हूँ, स्फैग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीपी को मापने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हाइपरटेंशन की ग्रेड के बारे में। तो देखिए, इसकी कुछ ग्रेड होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की। देखिए, टॉपिक है ग्रेड ऑफ हाइपरटेंशन। ग्रेड ऑफ
हाइपरटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन, शॉर्ट में लिख दिया है हाइपरटेंशन। ठीक है, अब देखिए ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन होती क्या है, सबसे पहले ये कोशिश करना जानने की। तो देखिए जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, देखिए व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सॉरी मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी होती है वो 140 से लेकर के 159 mmHg। ठीक है, इतनी। डायस्टोलिक बीपी की बात करें वो होती है 92 यानी 90 से लेकर के 99 92 टू 99 mmHg, 99 mmHg कहने का मतलब है, अब आप आसानी से कह सकते हैं जब सिस्टोलिक बीपी 140 to 159 mm of Hg and diastolic BP 90 to 99 mm of Hg अगर आती है तो इस कंडीशन को हम ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें हम ग्रेड सेकंड की। देखिए ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड हाइपरटेंशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। अब देखिए सेकंड हाइपरटेंशन, ग्रेड सेकंड हाइपरटेंशन होती क्या है, देखिए जब सिस्टोलिक बीपी, इसमें वही है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी। अब बात करें हम सिस्टोलिक बीपी कितनी होनी चाहिए, 160 to 179 mm of Hg। ठीक है, और नेक्स्ट डायस्टोलिक बीपी कितनी होती है, 100 to 109 mm of Hg। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आसानी से कह सकते हैं कि ग्रेड सेकंड हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। तो देखिए जब सिस्टोलिक बीपी 160 to 179 mm of Hg, क्लियर है, एंड डायस्टोलिक बीपी 100 to 109 mm of Hg आती है तो इस कंडीशन को हम ग्रेड सेकंड हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें हम थर्ड की। तो देखिए ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन Hg है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब बात करें हम ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन। तो देखिए ये क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। देखिए ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन को हम क्राइसिस हाइपरटेंशन भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्राइसिस हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। देखिए क्राइसिस हाइपरटेंशन भी कहते हैं ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन को। अब देखें इसको कहते कैसे हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कैसे, देखिए जब सिस्टोलिक बीपी कितनी, मोर देन 180, ठीक है, यानी 180 mmHg। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी कितने, मोर देन 110 mm of Hg। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए आप परिभाषा बना सकते हैं, इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन या क्राइसिस हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। तो देखिए जब सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 mm of Hg, 180 mm of Hg, एंड डायस्टोलिक बीपी मोर देन 110 यानी 110 mm of Hg से अगर ज़्यादा आती है तो इस कंडीशन को कहते हैं क्राइसिस हाइपरटेंशन या ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये हुई ग्रेड।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइपरटेंशन के टाइप्स की। तो देखिए हाइपरटेंशन के कितने टाइप्स हैं। तो बात करें हम मोस्टली जो हाइपरटेंशन के टाइप्स होते हैं उनको हम मोस्टली डिफाइन करेंगे यहाँ पर 2 टाइप्स में। वैसे कई सारे इसके टाइप्स होते हैं पर लेकिन हम डिफाइन करेंगे 2 टाइप्स में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके टाइप्स की। देखिए हाइपरटेंशन की क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। बात करें हम टाइप्स की तो देखिए टाइप्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसका फर्स्ट टाइप हम बात करें, मोस्टली देखेंगे हम 2 टाइप्स इसके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। देखिए प्राइमरी और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं और एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। तो हम बात करेंगे इसके फर्स्ट टाइप की, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो हाइपरटेंशन का फर्स्ट टाइप है प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो देखिए इसकी पहले हम बात करें डेफिनेशन की या एक्सप्लेनेशन को कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सेकेंडरी डिसऑर्डर इन्वॉल्व नहीं होता है या इसके लिए कोई अदर डिसऑर्डर होता है, सेकेंडरी डिसऑर्डर को रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। देखिए हम बात करें हम रिस्क फैक्टर की, तो कौन कौन से होते हैं रिस्क फैक्टर जिसके कारण ये हाइपरटेंशन कॉज होती है। तो देखिए रिस्क फैक्टर्स देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करें रिस्क फैक्टर की, इसके अंदर क्या आती है एज, ठीक है। हम एक एक से डिफाइन करेंगे कि क्या होती है, ठीक है। एज है, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉनिक एल्कोहल इंटेक, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाई इंटेक साल्ट एंड फैटी डाइट, अब बात करें हम इसकी एज की। तो देखिए एज के कारण हाइपरटेंशन कैसे हो रही है। देखिए जब ओल्ड एज होते हैं उनमें देखा जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी चेंजेस होते जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखें तो जो एज होती है, जो ओल्ड एज हो जाती है जब पर्सन की, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी क्या इलास्टिसिटी क्या है, कम हो जाती है। जिसके कारण उसका जो डायामीटर होता है, जो ब्लड वेसल्स का डायामीटर होता है वो कम हो जाता है। तो जिसके कारण वहाँ पर ब्लड का फोर्स ज़्यादा लगने लगता है। इसके कारण एज प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री में पहले से कोई हो, ऐसा कोई पेशेंट हो जिसके कारण, ठीक है। अब बात करें क्रॉनिक एल्कोहल इंटेक, ठीक है। क्रॉनिक एल्कोहल इंटेक, बात करें हम क्रॉनिक एल्कोहल इंटेक की। तो देखिए कुछ पर्सन होते हैं जो पर्सन होते हैं जो एल्कोहल इंटेक करते हैं, उनमें क्या होता है, जो एल्कोहल इंटेक करने वाले पर्सन में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो होने लगती है, ठीक है। और इनमें वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी हो जाती है, जिसके कारण क्या है ये हाइपरटेंशन कॉज करती है, ठीक है। अब बात करें हम स्ट्रेस की। देखिए स्ट्रेस के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जब पर्सन को स्ट्रेस आती है उसके कारण क्या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने के कारण जो हार्ट होता है उसकी क्या है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा कंपर में हार्ट रेट बढ़ेगी और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, इसके कारण का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये स्ट्रेस भी एक हाइपरटेंशन कॉज करती है, एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। जो हाई इंटेक साल्ट एंड फैटी डाइट, कहने का मतलब जो पर्सन हाई इंटेक साल्ट करते हैं लेते हैं और फैटी डाइट, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे साल्ट ज़्यादा लेते हैं तो उसमें सोडियम और वाटर की जो रिटेंशन की प्रोसेस है ज़्यादा हो जाती है, यानी सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर दबाव पड़ता है और जो ब्लड होता है उसके द्वारा जो उनकी ब्लड वेसल्स की जो वाल्स होती हैं उन पर क्या है फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जहाँ जो फोर्स बढ़ता है उसके कारण जो प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन कॉज होती है, इसके कारण भी, ठीक है। फैटी डाइट एंड साल्ट हाई इंटेक करता है कोई भी पर्सन, तो ठीक है। ये तो हुई देखिए रिस्क फैक्टर प्राइमरी एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इसका सेकंड टाइप यानी सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकंड इसका टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। नंबर 2 सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन, HEN शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसे समझने की कोशिश करना। पहले में बात की थी कोई सेकेंडरी डिसऑर्डर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी डिसऑर्डर क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है, उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं था। इसमें क्या है, इन दिस टाइप, अब हम कह सकते हैं इन दिस टाइप, इन दिस टाइप, इस टाइप में सेकेंडरी डिसऑर्डर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। बस कुछ नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो सेकेंडरी डिसऑर्डर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए। तो देखिए इसके हम कुछ रिस्क फैक्टर देखते हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। देखिए हम देखेंगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर। देखिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर या कोई डिजीज हो, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकेशन, मेडिकेशन। नेक्स्ट है, ये होगी मेडिकेशन। फोर्थ तो 5 है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट है फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, साइटोमा, ठीक है। ये इसके क्या है, रिस्क फैक्टर है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक से कि ये किस प्रकार से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर क्या होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कई प्रकार की होती हैं। इसके अंतर्गत जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंतर्गत क्या है, यहाँ मतलब इस प्रकार से डिपोजिशन हो जाता है, जैसे फैट का हो जाए, ठीक है। इस कारण से डिपोजिशन हो जाने के कारण इसका क्या जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है ब्लड वेसल्स का। अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हुआ, यहाँ पे जो ब्लड क्या है रुकावट बनेगा, ये डिपोजिशन क्या है, ब्लड की रुकावट बनेगा, जिसके कारण यहाँ प्रेशर जनरेट होगा और उसके कारण जो बाल होती है जो ब्लड वेसल्स की उस पर प्रेशर है वो जनरेट होता है, उसके कारण क्या है यहाँ हाइपरटेंशन कॉज होती है, ठीक है। कौन सी हाइपरटेंशन कहेंगे हम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कंडीशन में हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यहाँ पर क्या है कोई अदर डिसऑर्डर यानी कोई सेकेंडरी डिसऑर्डर होता है वो क्या है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। इसके कारण क्या है ये हाइपरटेंशन कॉज होती है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी रीनल डिजीज की, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए किडनी फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है। अब देखिए किडनी फेलियर में क्या होता है, अब देखिए जब किडनी फेलियर हो गई, ठीक है, उसके कारण क्या GFR डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज GFR, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो डिक्रीज हो गई, किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेशन किया जाता है वो कम हो गया, तो बॉडी में क्या फ्लूइड बढ़ जाएगा, ठीक है। GFR कम हो गई, सीधी सीधी बात है, अगर GFR कम हुई तो जो फ्लूइड है बॉडी से वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जो फ्लूइड होता है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अब फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर बढ़ा तो यहाँ पर हाइपरवोलेमिया हो जाता है। क्या होता है, हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया, ठीक है, जो भी है हाइपरवोलेमिया हो जाता है। अगर हाइपरवोलेमिया हुआ तो उस कंडीशन पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर दबाव बढ़ेगा। अब हाइपरवोलेमिया हुआ, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में हाइपरटेंशन कॉज होती है, ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक और है, देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है ना उसका क्या वेस्टिंग होने लगता है, ठीक है। अच्छा प्रोटीन का वेस्टिंग होता है तो इसके कारण ऑन्कोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑन्कोटिक जो प्रेशर होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर वो क्या डिक्रीज हो गया, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज है। इसके कारण जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है उसकी शिफ्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हो जाती है, जिसे कहते हैं हम थर्ड स्पेस। समझ में आ गया। देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंतर्गत प्रोटीन का क्या वेस्टिंग होगा, जिसके कारण जो प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर उसकी अगर कमी आ गई उसके कारण क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो फ्लूइड है, प्लाज्मा वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी शिफ्टिंग
कहाँ हो जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हो जाती है, यानी थर्ड स्पेस में हो जाती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर। भाई जब ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या फ्लूइड भर गया तो उसके कारण दबाव बनेगा, ब्लड वेसल्स पिचकेंगे, ठीक है। तो उसके कारण जो ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उनकी दीवार पर क्या है प्रेशर जनरेट किया जाता है ब्लड के द्वारा, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होती है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर को देखें हम तो इसमें क्या है, कुशिंग सिंड्रोम होता है। देखिए कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब देखिए कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो कॉर्टेक्स हार्मोन होते हैं, कॉर्टेक्स हार्मोन होते हैं वो क्या डिक्रीज हो जाते हैं, हार्मोन वो क्या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब समझना कॉर्टेक्स हार्मोन क्या डिक्रीज हो जाता है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कुशिंग सिंड्रोम है तो उस कंडीशन में कॉर्टेक्स हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पर एक हाइपरवोलेमिया की कंडीशन क्या है जनरेट होती है, हाइपरवोलेमिया, ठीक है। तो इसलिए इसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण, ठीक है। और भी कई डिसऑर्डर होता है इसके अंतर्गत, मैंने बात की है कुशिंग सिंड्रोम की, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कॉर्टेक्स जो हार्मोन होते हैं क्या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम मेडिकेशन की, तो देखिए मेडिकेशन के कारण जो हाइपरटेंशन कॉज होती है उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड्स के कारण हो रही है हाइपरटेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के अंतर्गत देखें तो ये क्या है, प्रेगनेंसी में क्या फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ पर भी क्या होता है हाइपर जो वोलेमिया होता है, हाइपर वोलेमिया कॉज होता है, जिसके कारण क्या होता है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करती है प्रेगनेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंतर्गत क्या होता है, जो एड्रिनली ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके नियर बाई ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, यानी पास में अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके कारण एड्रिनल ग्लैंड से जो सीक्रेट हार्मोन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो हार्मोन इस कंडीशन में बढ़ जाता है उसके कारण क्या है वहाँ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। अब पहली बात की थी मैंने, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उन पर क्या है, जो उनकी दीवार होती है तो ब्लड के द्वारा क्या है वहाँ पर प्रेशर जनरेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ था तो वहाँ पर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी यानी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ गई तो फिर प्रेशर वैसे ही बढ़ना है, इसके कारण क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। देखिए आपको अच्छे से टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इसके कुछ अदर टाइप्स की, देखिए ऐसे कौन कौन से टाइप हैं उनकी बात करते हैं, तो लिस्ट डाउन करता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए अदर टाइप्स, अदर टाइप्स, हम अदर टाइप्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट है वाइटकोट हाइपरटेंशन, वाइटकोट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है। और सेकंड है मास्क्ड हाइपरटेंशन, मास्क्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। थर्ड है नॉक्चुरनल, नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब देखिए नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन मैं एक एक से इनको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर वाइटकोट हाइपरटेंशन क्या होती है, मास्क्ड हाइपरटेंशन क्या होती है, और ये नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन क्या होती है। देखिए समझने की कोशिश करें। वाइटकोट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द क्लिनिकल सेटिंग्स, देखिए जब पेशेंट हॉस्पिटल में क्लिनिकल सेटिंग्स में जाता है तो उस कंडीशन पे उसको क्या है, उससे देख करके फियर यानी डर लगता है, तो हॉस्पिटल में जा रहा है फिर क्लिनिकल सेटिंग में जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है उस उपचार के लिए जा रहा है कोई भी पेशेंट, कोई भी डिजीज हो उसके उपचार के लिए, या वैसे भी जाते हैं जनरली हॉस्पिटल में या क्लिनिकल सेटिंग में, तो क्या है वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, यानी वहाँ हाइपरटेंशन कॉज होती है, तो उस हाइपरटेंशन को हम वाइटकोट हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मास्क्ड हाइपरटेंशन, मास्क्ड हाइपरटेंशन। देखिए मास्क्ड हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, जब देखिए एट होम या आउटडोर एम्बुलेटरी, देखिए एट होम पर केयर की जाती है, घर पर लगने वाला जो फेयर है, घर पर जो केयर की जाती है, या आउटर एम्बुलेटरी केयर, तो जिसमें जो हाइपरटेंशन कॉज होती है उस दौरान जो प्रेशर बढ़ता है या बीपी बढ़ती है तो उस दौरान क्या है मास्क्ड हाइपरटेंशन कॉज होती है एट द होम, ठीक है। और नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन की बात करें ये क्या है ड्यूरिंग द नाइट, यानी नाइट के टाइम जो हाइपरटेंशन कॉज हो रही है नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब देखिए एक मैं बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपरटेंशन से रिलेटेड, मैंने बात की थी फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा का हम पता कैसे लगाएंगे, ये कंडीशन है। देखिए इस कंडीशन के लिए एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब आप बेनाइल मेंडेलिक एसिड,
ये फाइंड आउट होता है। मतलब जो ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फियोसाइटोक्रोमाई अगर कंडीशन है तो उसमें बेनाल मेंडेलिक एसिड प्राप्त होता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए आज की जो क्लास थी तो मैंने ये डिस्कस किया हाइपरटेंशन टॉपिक, जो कि पूरा नहीं हुआ है अभी। हम नेक्स्ट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ये आप फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये इतना डिस्कस किया है, नेक्स्ट सेकंड क्लास के अंदर हम कल बात करेंगे। सो गाइज इतना ही। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच।